हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि पार्ट वन पार्ट टू में बहुत अच्छे कंटेंट थे, और ये आपको जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इसकी विशेषता आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी तरह से वे जुड़े रहें, और जिस तरह से आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे, और आपके मंजिल तक हम आपके साथ ही रहेंगे पहुँचाने तक। ठीक है, और आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा न करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर। देखिए, वैसे तो कल हमने इसके बारे में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी एक नज़र में हम इसको देख लेते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। और नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। और उसके बाद बात करते हैं कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राजमुंदरी में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कुछ विटामिन से, यानी कि साइंस से कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि साइंस से एक या दो प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं विटामिनों के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन ए की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नेम क्या है? रेटिनॉल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके मतलब रतौंधी नामक रोग हो जाता है, और इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें दूध, अंडा, पनीर, साग सब्जी और मछली का तेल वगैरह हमें खाना चाहिए, यानी कि सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि विटामिन बी वन की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नेम क्या है? थायमिन है। देखिए, रासायनिक नेम याद करके जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब आप एग्जाम में बैठे। तो दूसरी बात करते हैं कि विटामिन बी वन की कमी से क्या हो जाता है? वेरी वेरी रोग हो जाता है। और इसके स्रोत क्या है? विटामिन बी वन की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है कि मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च और बिना धुली हुई दाल वगैरह हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी टू की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नेम क्या है? राइबोफ्लोविन। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? विटामिन बी टू की कमी से क्या हो जाता है? मुख के कोनों में देखा जाए तो थोड़ा से फट जाता है। तो किस कारण होता है? विटामिन बी टू की कमी से होता है। और इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? एक तरीके से मांस, हरी सब्जियां, दूध वगैरह खाना चाहिए, ठीक है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी फाइव की बात कर लेते हैं। तो विटामिन बी फाइव की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नेम आप अगर याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि विटामिन बी फाइव का कभी नहीं पूछा जाता है रासायनिक नेम। ठीक है, तो सीधा इसकी बात करते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाता है? पिलाग्रा नामक रोग हो जाता है, यानी कि त्वचा दाद वगैरह हो जाता है। ठीक है, और इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें मांस, मूंगफली, आलू और टमाटर और पत्ती वाली सब्जियां वगैरह खाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन वन टू या 12 की बात करते हैं तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? अरक्तता की कमी। और इसके लिए हमें मांस और दूध वगैरह खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी की बात करते हैं तो इसके रासायनिक नेम को ज़रूर याद रखिएगा। तो विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है? स्कारविक एसिड है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है कि स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और मसूड़े का फूलना वगैरह हो जाता है। और इसके स्रोत के लिए हमें क्या चाहिए कि नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर और खट्टे पदार्थ वगैरह हमें चाहिए। तो विटामिन सी को पूरा करने के लिए हमें इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी की बात करते हैं तो इसके भी रासायनिक नेम को याद रखिएगा, कैल्सीफोरल। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल की बात करते हैं तो विटामिन डी की रासायनिक नेम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स नामक हो जाता है रोग। इस बात को ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर बच्चों में यह रोग होता है। और विटामिन डी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है? विटामिन डी को पूरा करने के लिए क्या करना होता है? सूर्य की रोशनी लेना पड़ता है, यानी धूप लेना पड़ता है, ठीक है, जो कि सबसे अच्छा स्रोत है। उसके बाद दूध, अंडे वगैरह खाना चाहिए। विटामिन ई की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नेम क्या है? टोकोफेरोल है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? जनन शक्ति कम हो जाती है, और जिसके लिए हमें क्या चाहिए कि पत्ती हरी वाली सब्जी खाना चाहिए, पत्ती वाली सब्जियां खाना चाहिए, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल वगैरह का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के की बात करते हैं तो फिलोक्यूबिन की बात करते हैं। इसका रासायनिक नेम है
कि फिल्लोक्यूनोन क्यूनोन इसका रासायनिक नेम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का ना बनना। और इसके लिए हमें टमाटर और हरी सब्जियां वगैरह खाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझ लेते हैं कि रोग फैलाने वाले कीट कौन कौन से हैं, कि जिनके वजह से क्या होता है, रोग फैलता है। जैसे कि घरेलू मक्खी जो हमारे घरों में मक्खियाँ रहती हैं, उसकी वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। जैसे कि हैजा की बात कर लेते हैं, हैजा नामक रोग हो सकता है। अतिसार, सुजाक, कुष्ठ रोग, टीबी, टाइफाइड, दस्त, ऐसे रोग हो सकते हैं घरेलू मक्खी से। नेक्स्ट बात करते हैं मच्छर से कौन सा मच्छर से कौन सा रोग हो सकता है। तो मलेरिया, पील पाँव और डेंगू जैसे, एक तरीके से डेंगू जैसे रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो मच्छर से क्या होता है, मच्छर से क्या होता है, मलेरिया, फील पाँव और डेंगू जैसे रोग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चूहा से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो प्लेग नामक बीमारी आ जाती है, या प्लेग नामक महामारी आपने देखा होगा, बहुत समय पहले हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं सी मक्खी से क्या होता है, निद्रा नामक रोग हो जाता है। सैंड फ्लाई यानी कि बालू वाली मक्खी की बात करते हैं, तो इससे कौन सा रोग फैलता है, इससे होता है काला आजार नामक रोग फैलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। खटमल से क्या होता है, खटमल वगैरह दिखते नहीं हैं, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा लोगों को दिखते थे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आता रहता था कभी कभी, ठीक है। तो जैसे कि कुछ लोग मतलब ये वहाँ पर होते हैं, जो खटमल वगैरह होते हैं, ये वहाँ पर होते हैं जहाँ गंदगी होती है, हाँ, और जहाँ पर खाट वगैरह होते हैं ज़्यादातर। जैसे ये सब गांव वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह के जो कीट होते हैं, खटमल वगैरह। और टाइफस और ज्वर या कुष्ठ रोग नामक रोग हो सकते हैं। और नेक्स्ट बात कर या रिलैप्सिंग ज्वर या कुष्ठ रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जू की बात करते हैं, जिसको कौन नहीं जानता है। ट्रेंच या ज्वर हो सकता है, इस तरह के रोग हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इटाई रोग जो होता है मानव में कैडमियम की जल की विषाक्तता के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इटाई रोग जो होता है मानव में कैडमियम की जल में विषाक्तता के कारण फैलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बीसीजी के टीके में सी का क्या मतलब हो जाता है, कैलमेट हो जाता है। सी का मतलब क्या हो जाता है, कैलमेट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, और वर्षा होने पर यह जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये क्या करती हैं, मृदा के पीएच मान को बढ़ा देती हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब आइए बात करते हैं कि कुछ संवैधानिक चीज़ों के बारे में। संविधान से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के भाग के बारे में बात कर लेते हैं। तो संविधान का भाग 1 क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाग 2 में किसकी चर्चा की गई है, नागरिकता के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाग 3 की बात करते हैं तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा की गई है। और भाग 4 की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 4 का की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, अनुच्छेद 51A के तहत, अनुच्छेद 51A में इसकी चर्चा की गई है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए सारे भाग हमें नहीं याद रखना है, ठीक है। तो 4 तक आप यहाँ तक याद कर लीजिएगा। और उसके बाद बात करते हैं भाग 9 को आप याद कर लीजिएगा। भाग 9 के बारे में जो चर्चा की गई है, पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 243 का से लेकर 243 अणा तक है, इसके बारे में चर्चा। और भाग 9 का में देख लीजिए, भाग 9 का में देखा जाए तो नगर पालिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 छा तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 11 को याद रख लीजिएगा। भाग 11 क्या कहता है, संघ और राज्यों के बीच का संबंध यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशन है, अनुच्छेद 245 से 263 तक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये भाग 11 में है। नेक्स्ट बात करते हैं तो भाग 15 याद कर लीजिएगा, ठीक है। भाग 15 को याद कर लीजिएगा। भाग 15 क्या कहता है, निर्वाचन से संबंधित, अनुच्छेद 324 से 329 का तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाग 17 को तो आप याद करके जाइएगा ही, 1 नंबर हो सकता है आपको इसी वर्ष मिल जाए,
ठीक है, तो भाग 17 की बात करते हैं तो राजभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 का से सॉरी अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भाग 18 को भी याद करके जाइएगा। भाग 18 क्या कहता है, आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसकी चर्चा की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भाग 20 क्या कहता है, संविधान संशोधन कहता है। संविधान संशोधन के बारे में बताता है। तो संविधान संशोधन के बारे में कौन सा भाग बताता है, भाग 20 बताता है, अनुच्छेद 368 के तहत, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो संविधान के 22 भाग हो गए, जिसमें आपको क्या क्या याद रखना है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको भाग 1 याद रखना है, भाग 2 याद रखना है, भाग 3 याद रखना है, भाग 4 का तक आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है भाग 8 के बारे में, भाग 9 के बारे में याद रखना है, भाग 9 का के बारे में याद रखना है, फिर 11 के बारे में आपको याद रखना है, फिर उसके बाद भाग 15 के बारे में याद रखना है, भाग 17 के बारे में बिल्कुल याद करके जाना है, और भाग 18 के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और भाग 20 के बारे में भी आपको बेहतर तरीके से याद होना चाहिए कि संविधान संशोधन की बात की गई है भाग 20 में, अनुच्छेद 368, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं संविधान के अनुसूचियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो संविधान का मूल पाठ था, संविधान के मूल पाठ में देखा जाए तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रथम अनुसूची में क्या है, प्रथम अनुसूची में बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। जैसे भाग 1 में चर्चा की गई है, उसी तरह प्रथम अनुसूची में चर्चा की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी अनुसूची को आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, यानी सेकंड शेड्यूल को आप लोग जरूर याद रख के जाइएगा, जिसमें वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, वेतन, भत्ते और पेंशन की बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। और किसके वेतन भत्ते की बात करते हैं तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं याद रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि दूसरी अनुसूची कहती है कि वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अनुसूचियाँ भी आपको पूरी नहीं याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आपको क्या याद होना चाहिए, फिर 7वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा। तो शक्तियों के बंटवारा की जो चर्चा की गई है वो 7वीं अनुसूची में है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो संघ सूची में कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार, और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। और उसके बाद बात करते हैं कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो भाषा से संबंधित चर्चा की गई है, और अभी हमारे संवैधानिक भाषा कितनी है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दल बदल अधिनियम की बात करते हैं। तो 10वीं अनुसूची, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि दल बदल अधिनियम के बारे में जो चर्चाएं की गई है वो किसके तहत की गई है, 10वीं अनुसूची के तहत की गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, और पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 73 संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि 11वीं अनुसूची क्या कहती है, पंचायती राज व्यवस्था, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, भाग से भी संबंधित आपको पंचायती राज व्यवस्था याद रखना है, और अनुसूची से भी संबंधित आप पंचायतों के बारे में याद रखिएगा। तो भाग में देखा जाए तो 9 में इसकी चर्चा की गई है, और अनुसूची में देखा जाए तो 11वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायतों के बारे में। और 11वीं अनुसूची में इसे कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, इस बात को ध्यान रखिएगा। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो स्थानीय या नगर पालिकाओं से संबंधित चर्चा की गई, शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन या कह सकते हैं नगर पालिकाओं से संबंधित चर्चा की गई है, तो है 74वें संविधान, इसे कब जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। और भाग में देखा जाए तो भाग 9 का में है, भाग 9 में इसकी चर्चा की गई है, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया भी था। चलिए एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये देखिए, भाग 9 का में क्या है कि नगर पालिका के बारे में बताया गया है, और भाग 9 के बारे में पंचायत के बारे में बताया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर अनुसूची के तहत आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो अनुसूची के तहत पूछा जाता है, तो अनुसूची में आप याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती के बारे में बताया, पंचायतों के बारे में बताया गया है, या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया है,
शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं या नगर पालिका की बात करते हैं तो वो है 12वीं अनुसूची में। और अगर भाग के तहत पूछा जाएगा तो 9 का याद रख लीजिएगा नगर पालिका के बारे में, इस बात को जरूर ध्यान करके जाइएगा, ठीक है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। कि संविधान का देखिए, जब भारत देश का संविधान बना तो ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों ने ऐसे यूं ही लिख दिया पूरे संविधान को, नहीं। हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण प्रारंभ किया था, उन लोगों ने कई देशों के संविधान को पढ़ा और उसमें से जो जो चीज़ें अच्छी लगी उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, उसको रख लिया अपने संविधान में। जैसे कि बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से देखा जाए तो विधि का शासन की बात करते हैं तो ब्रिटेन के संविधान से ही हमने लिया है। और सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो हमने कहाँ से लिया है, एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विधि की शासन की बात की जाए या एकल नागरिकता की बात की जाए या संसदीय विशेषाधिकार या द्विसदनवाद की बात करते हैं तो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए आपको क्या याद रखना चाहिए, आपको केवल 2 बातें याद रखना है, एक तो विधि का शासन याद रखना है और दूसरा आपको एकल नागरिकता का प्रावधान या प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट का पद हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, राष्ट्रपति को महाभियोग के थ्रू हटाया जाता है, तो कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए अब आपको याद कौन कौन से करना है, क्योंकि इसमें क्या है कि कई चीज़ें हैं। जैसे कि आपको याद रखना है, एक तो मूल अधिकार याद रखना है, आपको कौन सा याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया है। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 3 पॉइंट आप लोग याद रखना, एक तो मूल अधिकार याद रखिएगा, ठीक है, एक तो मूल अधिकार याद रखिएगा, दूसरा है उपराष्ट्रपति का पद, तीसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात करते हैं तो हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। 1 नंबर आपका कट जाएगा अगर आप भूल गए तो, ठीक है। चाहे आप देख लीजिएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो खुद आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने लिया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व की बात करते हैं हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, DPSP लिया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत की बात करते हैं हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है। तो कनाडा के संविधान से देखा जाए तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को हमने लिया है, इस बात को ध्यान रखना है। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की बात करते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो राज्यों में की जाती है उसको हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची को हमने लिया है। और आप लोग ध्यान रखिएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस एक एक दो पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको नहीं याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी का वाइमर के संविधान। जर्मनी के वाइमर के संविधान से हमने क्या लिया है कि इमरजेंसी के समय, यानी कि अगर इमरजेंसी लगी हो तो उस समय मूल अधिकार को स्थगन कर दिया जाता है, ठीक है, या सस्पेंड कर दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपातकाल के समय में मूल अधिकार का स्थगन करना हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी के संविधान से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं सोवियत संघ या पूर्व का सोवियत संघ या रूस की बात करते हैं तो इसको हमने कहाँ से लिया है, सोवियत संघ से हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य को लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि बात करते हैं मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो इसको हमने कहाँ से लिया है,
रूस के संविधान से लिया है। अगर वहाँ पर सोवियत संघ लिख कर आता है तब भी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। तो फ्रांस के संविधान से हमें क्या याद रखना है, समता और बंधुता के आदर्श को हमने लिया है। ठीक है, तो समता या ऐसे कर सकते हैं कि प्रस्तावना में जो एक तरीके से स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श की बात की गई है उसको हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और दक्षिणी अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से, इस बात को ध्यान रखिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं तो जापान के संविधान से हमने लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया है बस इतना ही आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप एक बार इसको रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो जल्दी से ले लीजिए। आई होप कि आप सभी लोग ले चुके होंगे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आइए बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस बात को ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी पहली, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उस समय अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसे बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, यानी कि 9 के बाद 2 दिन क्या हो जाएगा, 9 के बाद 10, 11 यानी कि 11 दिसंबर की बात करते हैं। तो 11 दिसंबर 1946 को क्या किया जाता है कि संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष को निर्वाचित कर दिया जाता है। और स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है वो भी निर्वाचित करके। और कब बनाया जाता है, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एच.सी. मुखर्जी की बात करते हैं तो इन्हें उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, बी.एन. राव साहब को। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, बी.एन. राव साहब को। बी.एन. राव साहब को याद रखिएगा, इन्हें नियुक्त किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक बार आपको याद करा देता हूँ। देखो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को या सच्चिदानंद सिन्हा को। और उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर आया, 11 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा में चुन लिया गया। उसके बाद उपाध्यक्ष के तौर पर देखा जाए तो एच.सी. मुखर्जी को याद रखिएगा। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में देखा जाए तो किसे नियुक्त किया गया, तो बी.एन. राव साहब को नियुक्त किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी वैसे सभी लोग जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को किया था। और इसे सर्वसम्मति से कब स्वीकार कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 को। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि जो नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, उसे कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था। बहुत सारे लोग ये बिल्कुल साधारण प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। तो संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और संविधान को अपनाया कब किया गया, एक तरीके से 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब कर दिया गया,
और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसके 2 दिन बाद क्या किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में इसके बारे में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और इसको हमने कहाँ से लिया है? इसको हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। तो जो एक और मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है उसे क्या बना दिया गया है? विधि योग्य बना दिया गया है, यानी कानूनी अधिकार दे दिया गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से और उसे अनुच्छेद 300A में रख के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मौलिक अधिकार तभी निलंबित किया जाता है जब आपातकाल की स्थिति होती है तब। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब एक तरीके से इमरजेंसी लगी हो, तभी निलंबित किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। जैसे कि बात करते हैं पहला मौलिक अधिकार समता के अधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। हमें सारा नहीं पढ़ना है, बस हमें कुछ चीज़ें के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना है, कुछ चीज़ों के बारे में केवल हमें देखते चलना है। ठीक है, तो समता की बात करते हैं, समता के अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसकी चर्चा की गई है। और जिसके अंतर्गत देखा जाए तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता की बात करता है, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। भारत में जितने भी लोग हैं, भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो भारत देश के नागरिक हों चाहे भारत देश के नागरिक ना हो, कुल मिलाकर यदि वे भारत में रह रहे हैं तो सभी कानून के समक्ष जो हैं समान हैं। और यहाँ तक कि भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जितने भी उच्च पद पर बैठे हों, जैसे कि बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो सभी एक तरीके से विधि यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं। अगर एक आम नागरिक कोई कृत्य करता है, यानी कि संविधान का उल्लंघन करता है, और वही अगर कोई राष्ट्रपति करता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री करता है, तो जो आम आदमी के ऊपर जो कार्यवाही होगी वही उनके ऊपर भी कार्यवाही होगी। बस उनके लिए जो बशर्ते कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं। ठीक है, तो उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, यहाँ पर चर्चा करने के समय नहीं है, नहीं तो फिर मैं उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, अनुच्छेद 14 जो कहता है वो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति आपके साथ, ना ही राज्य आपके साथ कोई भेदभाव करेगा, ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है। ये है आपका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करते हैं। तो सरकारी नौकरियों में देखा जाए तो सभी के लिए समान अवसर दिया गया है अनुच्छेद 16 के तहत। अब उनको आप छोड़ दीजिए, जिन्हें आरक्षण दिया गया है तो उन्हें संविधान के अनुसार ही उन्हें आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। और नेक्स्ट बात करते हैं अस्पृश्यता का अंत की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 17 में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो छुआछूत का अंत कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है सार्वजनिक स्थानों पर। साथ ही साथ बात करते हैं ना ही राज्य ऐसा कर सकता है, ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों के अंत की बात करता है। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत की बात करते हैं। जैसे कि अब हमारे देश में किसी भी प्रकार से उपाधि से किसी को नवाजा नहीं जाता है, जैसे कि किसी के नाम के आगे लगाया जाए राजा महाधिराज पधार रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें खत्म कर दी गई है। ये है अनुच्छेद 18। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 1 नंबर हो सकता है यहीं से आपको मिल जाए। चलिए मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, हमें क्या क्या याद रखना है। एक तो हमें ये जितने 6 हैं मौलिक अधिकार, इन्हें हमें याद रखना है कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक।
फिर उसके बाद क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। फिर उसके बाद क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक चर्चा की गई है। और उसके बाद बात करते हैं कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक चर्चा की गई है। और उसके बाद बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बस केवल आप ये 6 याद रख लीजिएगा तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर एक बातें हमें ज़्यादा याद रखना है कि अनुच्छेद 21 ए क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए कहता है कि आपका मौलिक अधिकार है, शिक्षा पाना आपका मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 का कह रहा है। और इसे कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और बताया गया कि यह अब आपका मौलिक अधिकार बन गया है। अब 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। यह मौलिक अधिकार है आपका और राज्य ऐसा करेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 23 और 24 को भी याद रखिएगा कि मानव के दुर्व्यापार या बलात्सराम यानी बिगारी वगैरह कराया जाता है तो यह शोषण माना जाता है। और इसके खिलाफ आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं कि आपके मूल अधिकारों का क्या हनन किया जा रहा है या आपके साथ शोषण किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको केवल आर्टिकल 23 भी याद रखना है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्सराम को निषेध किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अनुच्छेद 24 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का भी प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, वैसे अब देखा जाए तो 6 से लेकर 18 तक, पहले क्या था 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बात कही गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को यदि कारखानों वगैरह में लगाया जाता है तो यहाँ उनका शोषण माना जाता है। यहाँ मौलिक उनका अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति उनका शोषण नहीं कर सकता है, ये उनका मौलिक अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ व्यक्ति कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। जो कि हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और हाई कोर्ट किस माध्यम से जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 24 को जरूर ध्यान रखिएगा और अनुच्छेद 23 को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ याद रखना है तो छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 29 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 32 की बात करते हैं। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 32 में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है, संविधान के हृदय और आत्मा कहा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है, यानी आर्टिकल 32 को कहा गया है। किसने यह कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, आपकी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए या लागू कराने के लिए क्या दिया गया है, 5 प्रकार की रिट्स दी गई हैं या 5 प्रकार की रिट्स हमें मिली हुई हैं मूल अधिकार के तहत। ठीक है, तो 5 प्रकार के रिट्स के नियम आपको याद रखना है, इसके अंदर की बातें आपको नहीं याद रखना है। जब कभी आपको जानना हो तो हमें बताइएगा, नहीं तो बाद में वैसे भी इसकी क्लास में जब क्या नाम होगा, जब आपको सुपर टेट की तैयारी करवाई जाएगी या जब एसएससी वगैरह की क्लास चलेगी तब मैं आपको 5 रेटों के बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर समय ना होने के कारण मैं 5 रेटों के बारे में केवल नाम ले रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कौन कौन से रेट्स हैं, लेकिन इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो 5 प्रकार की रेट्स कौन कौन सी हैं, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आप लोग याद रखिएगा परमादेश, तीसरा आप याद रखिएगा प्रतिषेध और चौथा आप याद रखिएगा उत्प्रेरण। ठीक है, उत्प्रेषण। और पांचवा आप लोग याद रखिएगा अधिकार प्रेक्षा। इस बात को ध्यान रखिएगा, 5 प्रकार के जो रिट्स हैं इसको आप नेम याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा गया है कि हैबियस कॉर्पस कहा गया है। ठीक है, अगर आप इसको याद रखना चाहें, परमादेश को मैंडामस कहा गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको याद रखना चाहें तो इंग्लिश में भी याद कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आइए बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में, यानी संसद के बारे में बात करते हैं। देखिए,
भारतीय संघीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय विधानमंडल, कानून बनाने वाली सर्वोच्च शक्ति, देश की विधायिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। तो संसद को अंग्रेजी में कहा जाता है पार्लियामेंट कहा जाता है। और दूसरी बात याद रखिएगा, संसद को एक और नाम से बोला जाता है, विधायिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और विधायिका का काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना होता है। एक ऐसी संस्था जिसका काम क्या है? कानून का निर्माण करना। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाई गई है या अपनाया गया है। तो ध्यान ध्यान रखिएगा, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। अगर केंद्र की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 1919 अधिनियम से हमने इसको लिया है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 से लिया है। और इंग्लैंड को विश्व में संसद की जननी कहा जाता है। इस बात को अगर ध्यान रखना चाहें तो रखें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। अब संसद के बारे में बात करते हैं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 79 क्या कहता है? संसद के गठन के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 79 किसकी बात करता है? तो संसद के गठन की बात करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसने कहा कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति होंगे या राष्ट्रपति होगा, और संसद के दोनों सदन होंगे, और जिसके अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि भारतीय संसद का तात्पर्य क्या हो जाता है? कि संसद का तात्पर्य क्या हो जाता है? तो भारतीय संसद का तात्पर्य हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, सीटेट 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और आपसे यही पूछा था, सिंपल और साधारण सा प्रश्न आपसे पूछा था, भारतीय संसद का क्या तात्पर्य है। बहुत सारे लोग गलत कर दिए थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वे सही से पढ़ते नहीं हैं और रिवीजन करते नहीं हैं और चीज़ों को समझते हैं, रट्टा मार के चले जाते हैं। तो कुछ चीज़ों को रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना भी है। तो संसद का निर्माण तभी होगा जब उसमें राज्यसभा होगी और लोकसभा होगा, और उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति होंगे। तो ध्यान रखिएगा, संसद में से अगर तीनों में से एक भी कोई अंग नहीं है तो संसद कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट मानी जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, ना ही वो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है राष्ट्रपति। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, बिल्कुल साधारण प्रश्नों को गलत करके आते हैं, और उनको लगता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। ये गलत बातें हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बल्कि संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी, वैसे इसके बारे में और अच्छे से हम आगे जानेंगे भी। सॉरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यसभा में देखा जाए तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250, और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। अभी पेट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, यूपी का जो पीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें क्या हुआ था, एक प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बहुत सारे छात्रों ने इसको गलत कर दिया था, ठीक है, कुछ लोगों ने लगा दिया था 550, कुछ लोगों ने वर्तमान के लगा दिया, ठीक है। तो इस चीज़ों को क्लियर करके जाइए आप लोग भी, ठीक है, नहीं तो आपसे भी पूछ ले तो आप लोग गलत कर दें। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 250, और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं संसद के बारे में, और भी थोड़ा सी जानकारी लेते हैं। देखिए, संसद के बारे में बात करते हैं तो संसद का आकार जो है अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकार के अक्षर के समान है, ठीक है। तो कभी अगर आप लोगों ने संसद नहीं देखा है तो एक बार आप जाइए, अगर आपके कोई जानने वाला हो, ठीक है, तो उससे आप पास बनवा लीजिए। जैसे कि कोई सांसद है आपको जानने वाला, तो उससे आप पास वगैरह बनवा के आप जा सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी कई तरीके होते हैं संसद में जाने के लिए, ठीक है। चलिए उस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो संसद का आकार कैसे है? संसद का आकार देखा जाए तो अंग्रेजी के यू वर्णमाला के आकार के जैसे है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष दाईं ओर क्या होता है? सत्ताधारी पक्ष बैठता है और बाईं ओर विपक्ष बैठता है। तो दिल्ली से 3 व राजस्थान से 10 सदस्य संसद भवन में बैक डोर से आते हैं, ठीक है। ये सब रहने दीजिए, अभी इसकी चर्चा हमें नहीं करना है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, संसद की बात करते हैं। संसद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन बुलाना आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा कि संसद के वर्ष में देखा जाए तो यानी सत्र में देखा जाए तो कम से कम 2 अधिवेशन बुलाना जरूरी है। और प्रथम अधिवेशन की अंतिम तिथि और दूसरे अधिवेशन की प्रथम तिथि के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो संसद को देखा जाए तो एक वर्ष में एक वर्ष में देखा जाए तो कम से कम 2 अधिवेशन होना चाहिए। अधिवेशन मतलब बैठक, कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। और साथ ही साथ 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये देखिए हरियाणा टेट में पूछा गया था कि संसद के सत्रों को आहूत और सत्रवासन करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि संसद के सत्रों का आहूत व सत्रवासन करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती हैं जिन्हें स्थगन या सत्रवासन के द्वारा समाप्त किया जाता है। स्थगन केवल बैठक को समाप्त करता है। देखिए जब स्थगन होता है तो केवल बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रवासन जब होता है तो संपूर्ण सत्र को समाप्त कर देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बैठक के स्थगन का अधिकार किसके पास होता है? अगर एक तरीके से बैठक के स्थगन करना है, जैसे मान लीजिए क्लास चल रही हो, समझिएगा, जैसे क्लास चल रही है और क्लास को बोल दिया जाता है अभी स्थगित किया जा रहा है, तो स्थगित किया जा रहा है तो एक तरीके से मान लीजिए 1 दिन खातिर स्थगित किया जा सकता है, 2 दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है या 1 घंटे के लिए स्थगित किया जा सकता है। तो उसका अधिकार किसके पास होता है? जो टीचर होता है वहाँ का, उसके पास अधिकार होता है। तो जैसे कि यहाँ पर है लोकसभा की बात करते हैं, ठीक है, या राज्यसभा की बात करते हैं, तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर कि स्थगन के बैठक का अधिकार किसके पास होता है? अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है, अगर लोकसभा की बात करते हैं तो अध्यक्ष के पास यह अधिकार होता है। लेकिन सत्रवासन का अधिकार किसके पास होता है, यानी इसको ख़त्म करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। तो स्थगन का अधिकार किसके पास होता है? अध्यक्ष के पास होता है। और सत्रवासन की बात करते हैं, यह अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। और विघटन का संबंध केवल लोकसभा से होता है। बिल्कुल, लोकसभा ही एक ऐसी सभा है जो क्या हो सकती है? विघटित हो सकती है समय से पहले। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल आप धैर्य बनाए रखिए और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए अब बात करते हैं कि भारतीय संसद के सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसके बारे में जो चर्चा की गई है आर्टिकल 84 में की गई है। तो अगर भारतीय संसद का यदि आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए चर्चा की गई है आर्टिकल 84 में, और कहा गया है पहले तो आप भारत के नागरिक हों। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत का नागरिक होना कॉमन बात है। ठीक है, तो ये कॉमन रहेगा हर जगह। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पागल और दिवालिया घोषित ना किया गया हो, आप किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी सरकारी नौकरी पर ना हो, 2 वर्ष से अधिक का कारावास की सज़ा आपको ना प्राप्त हो। अगर राज्यसभा के सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ न्यूनतम की बात की गई है। बहुत बार क्या होता है कि वहाँ अधिकतम और न्यूनतम करके पूछ लेता है और कुछ लोग गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर राज्यसभा के सदस्य बनना है आपको तो न्यूनतम आपकी कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यदि कोई भी सदस्य किसी भी नियोक्ता यानी कि नियोक्ता और अनुच्छेद 101 तथा 102 में संसद के सदस्यों की नियोक्ता के वर्णन मतलब इसके बाद चुन लिया जाता है, तो इस मामले में अंतिम अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति आहरित नहीं है यानी कि जिसकी योग्यता नहीं है, अगर उसे चुन भी लिया गया, ठीक है, अगर उसे चुन भी लिया गया तो फिर बाद में इसका निर्णय लेने का अधिकार किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास रहता है। और वह इसके लिए चुनाव आयोग की सलाह भी ले सकता है, अगर लेना चाहे तो ले सकता है राष्ट्रपति। तो इतना आपको डीप नहीं याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संसदीय कार्यप्रणाली की बात कर लेते हैं। तो संसदीय कार्यप्रणाली की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार हिंदी व अंग्रेजी को संसद की कार्यभाषा घोषित की गई है। तो इतना आप लोग किया गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा
कि अनुच्छेद 120 के तहत हिंदी व अंग्रेजी को संसद की कार्यकारी भाषा घोषित किया गया है, लेकिन संसद का कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, उसे यह अधिकार दिया गया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदन का सदस्य अगर किसी भी भाषा में बोलना चाहता है तो बोल सकता है। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई दक्षिण भारत का सदस्य है, ठीक है, तो उस बोलना चाहता है, अपनी भाषा में बात करना चाहता है, उसे मान लो हिंदी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, तो मान लीजिए वो तमिलनाडु का, उसे तमिल आती है, तो फिर वो अपनी भाषा में क्या कर सकता है, बोल सकता है, यह उसका अधिकार है। ठीक है, और इसके लिए द्विभाषी अनुवादक की भी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान में अंग्रेजी को 15 वर्षों का ही समय दिया गया था। देखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसके बाद कहा गया था कि हम 15 वर्ष तक अंग्रेजी को रखेंगे और उसके बाद अंग्रेजी को ख़त्म करके धीरे धीरे हिंदी को ला देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दरअसल क्या हुआ कि राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत अंग्रेजी को हिंदी के साथ निरंतरता की अनुमति दे दी गई। तो राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत कहा गया कि जैसे अंग्रेजी चल रही है वैसे चलने दो, हिंदी के साथ भी इसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप सीटेट और यूपीटेट में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा जो होता है वो होता है 11 से लेकर 12 बजे तक, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का होता है, और उसे क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है, क्वेश्चन आवर कहा जाता है, और 11 बजे से 12 बजे तक यह समय चलता है। दूसरी बात कर लेते हैं, इसके बाद एक अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं, फिर इसके अंतर्गत और भी बातें देख लेते हैं। देखिए, और दूसरी बात करते हैं कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के कौन सा काल चलता है, शून्यकाल चलता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद कौन सा काल आता है, शून्यकाल आता है। तो 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 1 बजे के बाद क्या हो जाता है, 2 बजे तक लंच हो जाता है, तो उसको छोड़ दीजिए अभी। तो शून्यकाल जो है किसकी देन है, तो भारत की देन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रश्नकाल के बारे में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नकाल में देखा जाए तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो तारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न में क्या होता है, इसका जवाब किसके रूप में दिया जाता है, मौखिक रूप में दिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है और संबंधित सदस्य क्या करता है कि उसका जवाब मौखिक रूप में देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अतारांकित प्रश्न की बात करते हैं, इसे स्टार कह सकते हैं। ठीक है, पहले वाले। उसके बाद बात करते हैं कि अतारांकित प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसका उत्तर जो दिया जाता है लिखित रूप में दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अतारांकित प्रश्न में क्या किया जाता है, प्रश्न तो पूछा जाएगा लेकिन संबंधित सदस्य क्या करेगा, इसका जवाब लिखित रूप में देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्प सूचना प्रश्न की बात करते हैं। तो वे प्रश्न जिन्हें निर्धारित 10 दिनों के समय कम से कम देकर पूछा जाता है सदन में। ठीक है, तो जब कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो लगभग देखा जाए तो 10 दिन का समय दे दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो अल्प सूचना प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आवर की बात करते हैं, यानी कि प्रश्नकाल की बात करते हैं, तो संसद की कार्यवाही की पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल का होता है, जिसमें तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, तीसरा अल्प सूचना वाले प्रश्न। उसके बाद बात करते हैं प्रश्नकाल आता है, जिसके हमने पहले ही बता दिया है। तो प्रश्नकाल के तत्काल बाद देखा जाए तो उसके बाद शून्यकाल आता है। प्रश्नकाल के तत्काल बाद शून्यकाल आता है, जो 12 बजे से 1 बजे तक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक इसकी देन है, भारतीय संसदीय प्रणाली की उपज है शून्यकाल, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यदि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। चलिए आइए बात कर लेते हैं, राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा की बात करते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन कब किया गया था, 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा में जो संबंधित एक तरीके से अनुच्छेद है, राज्यसभा से संबंधित जो अनुच्छेद है आर्टिकल 80, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 80 किसके बारे में बताता है, तो राज्यसभा के बारे में बताता है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम आपकी 30 वर्ष आयु होनी चाहिए।
और यह एक स्थायी सदन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह स्थायी सदन है, यानी कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, इसे द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। तो राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहा जा सकता है, और राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। और वर्तमान में देखा जाए तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। इसको भैया आप लोग याद करके जाइएगा, नहीं तो एक नंबर आपका कट सकता है। तो वर्तमान में देखा जाए तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। और राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों से 229 सदस्य गए हैं। और दिल्ली से देखा जाए तो 3 सदस्य, पौंडीचेरी से देखा जाए तो 1 सदस्य, और 12 सदस्य को राष्ट्रपति ने डायरेक्ट मनोनीत किया है। तो 12 सदस्य को राष्ट्रपति ने डायरेक्ट मनोनीत किया है, जो विज्ञान, साहित्य, कला, समाज के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है या जिन्हें विशेष अनुभव प्राप्त है, तो राष्ट्रपति ने उनमें से 12 सदस्यों को मनोनीत किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा में बात करते हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 हैं। राज्यों से कितने हैं? 229 हैं। दिल्ली से 3 हैं, पुडुचेरी से 1 हैं। और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या किया है? मनोनीत किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होता है, ठीक है। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष का होता है। और सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि सदस्यों का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में या प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं, यानी कि नए सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कई बार आप सुनते रहते हैं यहाँ उपचुनाव है, ठीक है, उपचुनाव है, तो इसका यही मतलब है कि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं? उन सेवानिवृत्त होते रहते हैं, तो वही उनके लिए उपचुनाव करवाया जाता है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पश्चात जम्मू कश्मीर से निर्वाचित होकर आने वाले सदस्यों की अब केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्यों से आने वाले सदस्यों की गणना होगी। तो अभी देखा जाए तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। इलेक्शन होने के बाद क्या होगा कि यहाँ से भी सदस्य आएंगे, तो यहाँ क्या भी इनकी भी गणना की जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने आपको राज्यसभा के बारे में अच्छे से बता दिया है। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगर आपको नहीं पता है, आप अगर भूल जाएंगे, तो एक बार आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और जो लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें, ठीक है। दूसरा पेज आप जल्दी से ले लीजिए। तो पहला पेज हो गया, और दूसरा पेज को भी आप जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट के रूप में, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो आप क्या करिए कि एक तरीके से शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब आइए बात करते हैं लोकसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दे दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आपके प्रश्न गलत होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा के बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा को क्या बोला जाता है? प्रथम सदन बोला जाता है, संसद का प्रथम सदन बोला जाता है, निम्न सदन बोला जाता है, अस्थायी सदन बोला जाता है, लोगों का सदन बोला जाता है, और सर्वाधिक लोकप्रिय सदन बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा को क्या बोला जाता है? प्रथम सदन बोला जाता है, निम्न सदन बोला जाता है, अस्थायी सदन बोला जाता है, और लोगों का सदन बोला जाता है, या लोकप्रिय सदन बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दरअसल इसके बारे में बात करते हैं। तो संसद के बारे में गांधी जी ने एक टिप्पणी की थी कि बांझ, स्त्री और बतूनी लोगों की यह दुकान है संसद, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद सदस्यों की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को। तो 17 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था? लोकसभा का प्रथम गठन किया गया था। और इसमें अगर देखा जाए तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552 सदस्य हो सकते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। और वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं, जिनमें से देखा जाए तो 543 सदस्य ऐसे हैं जो राज्यों से निर्वाचित होकर गए हैं, और 2 ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। और किसे नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति द्वारा? आंग्ल भारतीय समुदाय से नियुक्त किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 81 के अनुसार देखा जाए तो 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अनुच्छेद 2026 तक आर्टिकल 81 यानी 81 कहता है
कि अब ये लोकसभा में कोई परिवर्तन 2026 तक नहीं होने वाला है, तो 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। अभी आपने इसके बारे में देखा भी था। ठीक है, अभी पिछली बार अभी हाल ही फिलहाल में जब यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था तब भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया था। तो लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वहीं लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटा को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। ये भी देखो पूछा गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो जीवी मालवांकर की बात करते हैं, यानी गणेश वासुदेव मालवांकर। और लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर गणेश वासुदेव मालवांकर की बात करें या जीएमसी की बात करते हैं, जीएमसी बाल नियोगी की मृत्यु हो गई थी। तो ये लोग जो थे एक तरीके से इन लोगों की बात करते हैं, यानी इन दोनों लोगों की बात करते हैं, तो ये अपने पद पर ही थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और पहली रेल दुर्घटना कब हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुई थी। तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में पहली रेल घटना हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं देश के प्रथम रेल मंत्री की बात करते हैं। तो देश के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में जेपीसी से तात्पर्य क्या हो जाता है? जेपीसी का मतलब हो जाता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी सदस्य अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में प्रथम फिल्म अभिनेता कौन थे? तो राज्यसभा में प्रथम फिल्म अभिनेता कौन थे जिन्हें मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर जी थे। और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो BS रमा देवी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, BS रमा देवी थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। संयुक्त अधिवेशन से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछा जाता है। अनुच्छेद 108 कहता है कि संयुक्त अधिवेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया था पिछली बार, तो 2020 में पूछा गया था कि संसद का संयुक्त अधिवेशन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की बात करते हैं। तो कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है उसकी बैठक, इस बात को ध्यान, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये पूछा जा चुका है। जब 31 जनवरी 2020 को यह एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद याद रख लीजिएगा आप लोग कि उसकी अध्यक्षता लेकिन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब किन परिस्थितियों में एक तरीके से अगर उनकी एक और बातें ध्यान रखिएगा कि अगर वे नहीं हैं, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है, तो उपाध्यक्ष उनकी अनुपस्थिति में क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नई लोकसभा के गठन की प्रथम बैठक व प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के दौरान संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है या तब बुलाया जाता है जब क्या होता है कि एक सदन द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो और दूसरे सदन के द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया हो और 6 महीने तक वो लंबित पड़ा हुआ है, तब क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यानी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है 2 कंडीशनों में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भी कंडीशन और भी 1 बार 3 बार बुलाया जा चुका है, ये सब हमें नहीं देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अनुच्छेद 110 के तहत क्या होता है? लोकसभा में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के धन विधेयक कह सकते हैं, तो धन विधेयक को जो प्रस्तुत किया जाता है अनुच्छेद 110 के तहत और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही केवल लोकसभा में ही इसे क्या किया जाता है? प्रस्तावित किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा को इसे पास करना ही होता है। अगर राज्यसभा नहीं करता है तो 14 दिन के अंदर क्या होता है, अब अगर 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास रोक भी लेती है तब भी वह पास हो जाता है, तो सब छोड़ दीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के समान अधिकार क्या क्या हैं। एक तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में देखा जाए तो दोनों के अधिकार समान हैं।
अगर राष्ट्रपति को हटाना है या न्यायाधीशों को हटाना है यानी कि उन पर महाभियोग लगाना है तो दोनों की शक्तियां समान हैं। फिर संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में देखा जाए तो लोकसभा राज्यसभा के समान अधिकार हैं। और दूसरी बात करते हैं कि संविधान संशोधन के विषय पर भी किसी भी विभाग या प्रतिवेदन को प्राप्त करने के संबंध में देखा जाए तो दोनों का समान अधिकार है, राज्यसभा और लोकसभा के समान अधिकार हैं। अगर अपमान के लिए दंडित करने के संबंध में देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के समान अधिकार हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में, एक नज़र में देख लेते हैं। तो लोकसभा के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 81 में, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसे अस्थायी सदन कहा गया है, यानी कि आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति इसे कभी भी भंग कर सकता है। इसे प्रथम सदन, निम्न सदन और जनता का लोकप्रिय सदन कहा जाता है, और इसका विघटन कभी नहीं हो सकता है। इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552, वर्तमान में 545 हैं। 530 राज्यों से हैं, 13 केंद्र शासित से हैं, ठीक है, और 2 एंग्लो इंडियन से हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है लोकसभा के सदस्यों का। और इनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो समझ लीजिए प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, यानी कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन होगा। चलिए, अब हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि अब पर्यावरण से संबंधित एनसीईआरटी से बहुत सारी चीज़ें पिकअप की गई हैं या पिकअप किया गया है। तो एक बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। लगभग देखा जाए 2 से 4 घंटे सोता है। कानों को हिलाकर क्या करता है? हिलाकर अपनी हवा करके पंखे का काम, उसका मतलब कान क्या करता है? पंखे का काम करता है। और झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाथियों के झुंड में देखा जाए तो हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। और सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो झुंड की नेता होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और झुंड में देखा जाए तो 10 से 12 का झुंड होता है और हथनी और बच्चे होते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि हाथी जो होती है 14 से लेकर 15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हाथी रहते हैं वे झुंड में कब तक रहते हैं? जब 14 से 15 वर्ष तक झुंड में रहते हैं, और उसके बाद झुंड छोड़कर अकेले रहना पसंद करते हैं। और एक 3 महीने के हाथी का वजन लगभग कितना हो सकता है? एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग कितना हो सकता है? 200 किलोग्राम हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राजस्थान के जोधपुर में बिश्नोई लोग पेड़ों के एवं जानवरों की रक्षा करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रावधान हैं, ठीक है। तो जैसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत क्या किया गया कि मौलिक कर्तव्य, देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। जैसे अनुच्छेद 48A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। और उस अनुच्छेद 51A में क्या जोड़ा गया कि प्राकृतिक पर्यावरण और उसका संरक्षण करना है हमारा मौलिक कर्तव्य है। और 7वीं अनुसूची में जोड़ा गया 17A, ठीक है, 17A(1) और 17B वन्य जीव और पक्षियों के बारे में समवर्ती सूची में इसे रखा गया। और ये तीनों चीज़ें किसके माध्यम से किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्लास काफ़ी लंबी हो जा रही है तो इसको एक क्लास में, मुझे लगता है एक क्लास और भी आपकी लेनी पड़ेगी। चलिए इसको एक क्लास और में भी कवर कर दिया जाता है, 4थी क्लास। चलिए 3 ही क्लास में रहने देते हैं, पढ़ लेते हैं, इसी में छोड़ दें। खेजड़ी की बात करते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाला पेड़ है और इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और इस पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगते हैं और यह लगता है। और इस पेड़ की छाल से क्या बनाई जाती है? दवाई बनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि खेजड़ी का जो पेड़ होता है वो रेगिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है, रेगिस्तानी के इलाकों में पाया जाता है। और इसकी छाल से क्या होता है? दवाई बनाई जाती है। और पेड़ की जो फलियाँ या सब्जी, पेड़ों की फलियों की क्या बनाई जाती हैं? सब्जियां बनाई जाती हैं। और इसके पत्तियों को जानवर खाते हैं।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मधुमक्खियों का अंडा देने का समय होता है, और यही समय होता है मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। नेक्स्ट बात करते हैं लीची के फूल की बात करते हैं, तो लीची के फूल जो है फरवरी में खिलते हैं, और लीची के फूल से मधुमक्खी जो होते हैं आकर्षित होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जिक्सा का खेल। जिक्सा का खेल किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांगर कौन थे? इंदौर मध्य प्रदेश से थे, और जो क्या करते थे, सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। ध्यान रखिएगा, विष्णु चिंचलांगर की बात याद रखिएगा। ये कौन थे? ये मध्य प्रदेश से मशहूर कलाकार थे, और जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, सूखे पत्तों से चित्र बनाना काम इन्होंने बच्चों को सिखाया, एक तरीके से ये करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, हांगकांग में सांप, और कश्मीर में मछली, केरल में नारियल के करी व टैपूका प्रमुख व्यंजन है। तो ध्यान रखिएगा, हांगकांग के बारे में हमने बताया है, ठीक है। सांप और मछली, कश्मीर की मछली, कश्मीर में मछली, केरल में नारियल व करी टैपूका का प्रमुख व्यंजन है। नेक्स्ट बात करते हैं, पक्षियों के पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं। देखिए, पक्षियों के पास पंख होते हैं तो क्या होता है कि उनको उड़ने में उन्हें मदद कर देते हैं, और उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया है, और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे, और यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, असम में घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। तो असम में देखा जाए तो घर जो बनाए जाते हैं ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर ही बनाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। रानी चींटियां की बात करते हैं, तो रानी चींटियां अंडे देती हैं, जबकि सिपाही चींटियों का काम क्या होता है? बिल का ध्यान रखना होता है, और काम करने वाली चींटियां का काम क्या होता है? भोजन ढूंढकर बिल तक लाना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केरल की भाषा की बात करते हैं, तो केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ढोकला खाना कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोकड़ी जो है गोवा की मराठी व महाराष्ट्र की कोकड़ी जो है गोवा की कोकड़ी भाषा जो है वो गोवा की है, और मराठी भाषा जो है महाराष्ट्र की है, कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह कैंप लगाता है या लगता है, और इस कैंप द्वारा क्या किया जाता है? इस कैंप के माध्यम से कम उम्र के जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनको क्या किया जाता है? स्कूल फिर से भेजने के लिए सलाह दी जाती है, भेजने में मदद करता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कबड्डी को चेडू हुडू किट नामों से जाना जाता है। करलम मलेश्वरी की बात करते हैं, तो वेट लिफ्टर हैं, और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। 130 किलोग्राम तक ये वज़न उठा चुके हैं, और इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीत कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मधुबनी की बात करते हैं, तो मधुबनी जो है पेंटिंग जो है बिहार से संबंधित है, और बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, और त्योहारों की खुशियों पर क्या किया जाता है? घरों और दीवारों और आंगनों में इस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी डिजाइन जो होते हैं पीसे हुए चावल के घोल रंगों में मिलाकर बनाए जाते हैं, और इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी और पेड़ों के रंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश के में कन्नौज जो है जिला इत्र के लिए मशहूर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, कचनार जो है फूलों की सब्जी बनाई जाती है, और केरल में केले के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, केरल में केले के फूलों के क्या बनाया जाता है? पकौड़े बनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की क्या बनाया जाता है? सब्जियां बनाई जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गुलदावरी की बात करते हैं, तो जीनिया के फूलों से भी रंग बनाए जाते हैं, और उन रंगों के कपड़े भी रंगे जाते हैं, ठीक है। देखिए, ये लास्ट क्लास है, ये समझ लीजिए, ये तीनों क्लास आप देख लीजिए, और तीनों क्लास देखने के बाद आप पर्यावरण को बंद करके आराम से आप धीरे धीरे रिवीजन करते चलिए, और टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है उसको आप आराम से करते चलिए। इसके बाद आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है, प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। आप कोई भी पेपर दीजिए, चाहे आप सीटेट दीजिए चाहे यूपीटेट। नेक्स्ट बात करते हैं, मिट्टी में गोबर मिलाकर क्या किया जाता है? लीपने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। देखिए, मिट्टी में गोबर लगाकर इसलिए लीपा जाता है ताकि मिट्टी में कीड़ा ना लगे। आपने देखा कि पहले जब पुराने
पुराने काल में क्या हुआ करता था कि हमारे घर वाले क्या करते थे, एक तरीके से जब हमारे घर मिट्टी के हुआ करते थे तो जो लीपते थे वो गोबर से लीपते थे, और इसलिए लीपते थे क्योंकि उसमें कीड़ा न लगे मिट्टी में। तो सोहना गांव कहाँ में है? हरियाणा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गेजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे, और इनके बारे में बात करते हैं तो बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ और पत्र लिखते थे। कल चिड़ी की बात करते हैं तो एक पक्षी है जो कि इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कल चिड़ी पक्षी जो है एक तरीके से इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है। कौवा जो है ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच में क्या करता है, अपनी घोंसला बनाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बसंत की बात करते हैं, बसंत गौरी की बात करते हैं तो जो गर्मियों में टुक टुक करते पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा बसंत गौरी के बारे में। तो बसंत गौरी जो है एक तरीके से गर्मियों में टुक टुक करते हैं और पेड़ के तनों में छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। शक्कर की बात करते हैं तो शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं गिलहरी के दांत हमेशा घिसते रहते हैं भैया, गिलहरी और चूहा दोनों, ठीक है। और इसलिए क्या होता है, दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और जिसके वजह से दांतों के से क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, गिलहरी और चूहा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में गिलहरी और चूहा दोनों दे दिया जाता है तो आपको गिलहरी लगाना है, ठीक है। अगर चूहा नहीं है, देखिए इसलिए ऐसा गिलहरी और चूहा इसलिए हमेशा कुतरते रहते हैं ताकि उनके दांत न बड़े हों। अगर दांत बड़े हो जाते हैं तो फिर इनका मुंह नहीं खुलना बंद हो जाता है और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भीमा संघ कर्नाटक से होलगुड़ी गांव से संबंधित है, छोड़ दीजिए इसको। घास के जड़ें बेहद मजबूत होती हैं, बरगद के पेड़ की लटकन उनकी जड़ें होती हैं और उनको सहारा देती हैं और टहनियों से उनकी नेक्स्ट बात करते हैं रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं और तने में पानी जमा होता है। ज़रूरत पड़ने पर वहाँ के लोग क्या करते हैं, पतला पाइप डालकर क्या करते हैं, वहाँ पानी निकाल लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के पास एक गांव है, मुख्तारपुर गांव है, और वहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर करता है, यानी कि बुनकर हैं, और इसलिए वहाँ की बुनाई जो होती है, वहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ों के नाम उन इलाकों के नाम से मशहूर है, जैसे कि कुल्लू की साल है, मधुबनी की पेंटिंग है, असम की सिल्क है, कश्मीरी की कढ़ाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मलयालम में चिट्टपन पिता का छोटा भाई और कुजम्पा पिता के छोटे भाई, वो सब छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं। आबू धाबी केवल खजूर के पेड़ों के लिए दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखिएगा आबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि यह एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ पर उग सकता है। और आबू धाबी की भाषा जो है अरबी तथा करेंसी यहाँ की कौन सी है, दिरहम है। केरल को मसालों का घर कहा जाता है और मसाले उगाए जाते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा पहली महिला थी जिन्होंने पूरे परेड की कमान संभाली थी, और ज्ञात हो कि 36 पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं और इन्होंने अकेले ही सारा कुछ किया था। तो इसको आप इनके नेम जरूर याद रखिएगा, वहीदा महिला को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सॉरी कहाँ भाग रहा है, जल्दी नेक्स्ट बात करते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मच्छर क्या करते हैं, हमारे शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं, और ज़्यादातर देखा जाए तो पैरों के तलवे की ओर से उनको ढूंढते हुए हमें ढूंढ लेते हैं, उनकी गर्मी से ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा जो होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर के दूर तक पहचान लेता है। कुत्ता और शेर की बात करते हैं तो अपने मल मूत्र की गंध से अपनी जगह को पहचान लेते हैं, और ये दोनों अपने टेरिटरी में ही रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं और एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। कई पक्षी अपना गर्दन हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली नहीं घूमती हैं और वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास चीज़ों को देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर देख सकते हैं,
जो हमें 2 किलोमीटर की दिखाई पर पड़ जो हमें 2 किलोमीटर की 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वह चीज़ उन्हें 8 किलोमीटर की दूरी से भी देख लेते हैं, यानी दिखाई पड़ जाती है। वो चीज़ें 8 किलोमीटर दूर भी रखी हैं तो उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जो चीज़ होते हैं रात में जागने वाले जो जंतु होते हैं वे हर चीज़ को सफ़ेद और काले में ही देखते हैं। इस बात को ध्यान ध्यान रखिएगा। देखिए, दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ ही रंग को देख पाते हैं, लेकिन जो रात में जागते हैं उन्हें हर चीज़ क्या दिखाई देती है? सफ़ेद और काली। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं और ज़मीन पर चलते हुए कंपन को ही वे महसूस करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए डॉल्फिन की अपनी पूरी भाषा है। इस प्रकार सभी जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। तो डॉल्फिन की जैसे अपनी भाषा होती है वैसे ठीक प्रकार से सभी जानवर नेक्स्ट बात भाषा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लंगूर अपने पास आती मुसीबतों को देखकर एक खास तरह की आवाज़ को निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सन 2004 की बात करते हैं तो सुनामी में अंडमान की एक खास आदिवासी जाति के जानवरों के अजीब व्यवहार को समझ लिया गया और जगह खाली कर दी गई और उससे उनकी जान बच गई। दरअसल क्या हुआ था, जब 2004 में अंडमान में एक सुनामी आने वाली थी, तब वहाँ के आदिवासी लोगों ने देखा कि जानवरों के हलचल से वे लोग उनके व्यवहार से समझ गए और इसलिए वे जगह को छोड़कर चले गए और जिसकी वजह से उनकी जान बच गई और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। सौत की बात करते हैं तो भालू जैसे दिखते हैं और 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोते हैं और उसी पेड़ों पर पत्ते खाते हैं। जब वे उस पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन में केवल 8 पेड़ों पर ही गुजार देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सप्ताह में केवल एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जानवरों के सोने के समय की बात करते हैं। 15 मिनट और थोड़ा से धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विभिन्न जानवरों का सोने के समय की बात करते हैं तो गाय जो होती हैं 4 घंटे सोती हैं, अजगर 18 घंटे सोता है और जिराफ की बात करते हैं 2 घंटे सोते हैं और बिल्ली की बात करते हैं 12 घंटे सोते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाघ अंधेरे में क्या करता है, हमसे 6 गुना बेहतर देख लेता है और वह आवाज़ बदलता है और गुस्से की अलग, बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज़ होती है। मूछें जो होती हैं हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। उनको शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इनमें से उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ भी अपने क्षेत्र को मूत्र द्वारा ही निर्धारित करता है। जैसे कि कुत्ता की बात करते हैं, बाघ अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है और बाघ की जो दहाड़ होती है 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। भैया इसको याद करके जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क है। वो तो मान लो है ही। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क है तथा राजस्थान में भरतपुर में घाना बर्ड सेंचुरी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नागुफन ऐसे डिजाइन या रंगोली या कढ़ाई दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है जो कि कहाँ पर किया जाए, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया सपेरों की एक जाति है जो राजस्थान के कालबेलिया नाच में भी सांप जैसे मुद्रा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल वाद्य यंत्र। ढोल के अलावा तीनों बाजे तो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चीज़ें जो ख़राब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। हमें जैसे दूध को उबाल कर रखना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। पके हुए चावल को कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखना चाहिए। हरा धनिया को क्या करना चाहिए, गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। प्याज लहसुन को खुले में रखना चाहिए, नमी से हमें इसे बचाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामडी तांद्र कहा जाता है। मिर्ची भारत में पुर्तगाली देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। 1948 में जॉर्ज मिस्ट्रल ने वेलक्रो बनाई, यानी जिसका प्रयोग हम बस्ते और जूते आदि से करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और लगभग देखा जाए तो उसमें लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलता है। मृत सागर में हम तैरते हैं और जैसे आसमान में लेटे हुए हैं। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। भैया इसको याद करके जाइएगा। अधिक घनत्व के कारण ही अंडा और नींबू नमकीन पानी में ऊपर
तैरते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दांडी मार्च यात्रा की बात करते हैं तो अहमदाबाद में 1930 में हुई थी। गांधी जी ने इस यात्रा में नमक कानून को तोड़ा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। मादा एनाफिलीज मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है और इसकी दवाई सिनकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छान का प्रयोग करते थे, अब इसकी छाल की दवाई बनाई जाती है। और मादा मच्छर भूरे रंग का होता है और उसके पंखों पर छींटे भी होती हैं। एनीमिया में खून की कमी से खून एनीमिया में खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसका उपाय क्या है। गुड़, आंवला और हरी सब्जियां खाना चाहिए। आपको याद हो तो जो हमारे साथ सीटेट वाले टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए थे उन सभी छात्रों को याद होगा कि हाँ इसके बारे में हमने पूछा भी था और सीटेट 2000 पिछले सत्र में पूछा गया था, ठीक है। पिछली बार सीटेट से ये वाला प्रश्न पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लार्वे जो हैं मच्छरों के छोटे बच्चे से होते हैं जो दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। और मच्छर जो है पानी में अंडे देते हैं भैया, इसको याद रखिएगा। और उन्हें निकालते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, लार्वा कहा जाता है, ठीक है। तो मच्छर जो हैं पानी में अंडे देते हैं और उन्हीं से ये निकलते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, लार्वा कहा जाता है। मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। और मलेरिया की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भैया इसको याद करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं। तो मलेरिया की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में क्या किया गया था, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट चोटी नेपाल में उसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भैया सागर मत्था के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, इस बात को ध्यान रखिएगा। और करीब 43 मिनट की वह दुनिया जो सबसे ऊंची चोटी पर रही है। और इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था, इस बात को ध्यान रखिएगा बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल के कोच ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। और ये भी याद रखिएगा भैया कि बछेंद्री पाल के कोच कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन से सीखा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। गोलकुंडा के किले की दीवारें यानी कि गोलकुंडा के किले की बाहरी दीवारों में 87 बुर्ज थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। 1200 में किला मिट्टी का बना था और दूसरे राजाओं का राज था। कोई चमकीली चीज़ अगर तेज़ गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है, टूटता हुआ पिंड हो सकता है जो पृथ्वी के वायुमंडल पर आते ही जल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुनीता अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर थी। और नेक्स्ट बात करते हैं। चांगपा घुमंतू लोग जो हैं अपनी भेड़ बकरियों को झुंड से को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में रहते हैं और इनकी भेड़ों के बालों में पश्मीना शॉल बनाई जाती है। रेबो इनके टेंट होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेबो इनके टेंट को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। चांगयांग इलाका 10 मिनट और वेट करिए। चांगयांग इलाका 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना सुनसान और पथरीला मैदानी भाग है जो बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं। बम्बई से दिल्ली तक का रास्ता 1400 किलोमीटर दूरी पर है। पश्मीना शॉल में 6 सूटरों के समान गर्मी होती है और इसे एक बुनकर जो 250 घंटे का समय लेकर बनाता है एक साल को, ठीक है। और शॉल को नेक्स्ट बात करते हैं। पश्मीना भेड़ का एक साल हमारे बाल से 1/6 पतला होता है। और लेह लद्दाख जो है एक ठंडा रेगिस्तान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेखा चांगपा की भेड़ बकरियों के रखने की जगह होती है जिसे दीवारों पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाते हैं। ढोगा एक तरह का हाउस बोट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि डल झील या झेलम नदी में चलती है। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं बल्कि दुकान या बेकरी में खरीदते हैं। देखिए कश्मीरी लोग क्या करते हैं, खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। 26 जनवरी 2001 में क्या हुआ था, कच्छ यानी गुजरात के कच्छ में क्या आया था, भूकंप आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक भुज नामक स्थान है, वो भी गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। भुज नामक स्थान जो है गुजरात में है। अभी भुज मूवी बनी थी, हो सकता है पूछ ले प्राचीन नाम आपके एग्जाम में। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप ठंडे शीशे पे पानी
बूंदे जैसे बन जाती है और यह नमी शीशे को धुंधला कर देती है। जब आप सांस लीजिए, ठीक है, सांस छोड़ेंगे तो शीशे के सामने आप रखेंगे तो धुंधला जैसे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाने में मदद की थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्रोटन नाम का एक पौधा है, क्रोटन नाम का एक पौधा है जो सूखी जमीन में उगता है और इसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। झारखंड की भाषा कुडुक, कुडुक एक समुदाय और गीत कथा भाषा भी है। कुडुक भाषा में तुरांग का मतलब होता है जंगल, ध्यान रखिएगा कि कुडुक भाषा में तुरांग का मतलब क्या हो जाता है? जंगल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्यमणि ने वासवी दीदी के साथ मिलकर झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सूर्यमणि ने क्या किया था? वासवी दीदी के साथ मिलकर झारखंड में जंगल बचाओ का अभियान चालू किया था। मिजोरम का नृत्य जो है चेराव है और झूम खेती मिजोरम में ही की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों का जंगल हक है और जो लोग जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका ही अधिकार है और जंगल बचाना भी एक तरीके से जंगल बचाने का काम उन्हीं का है और वही लोग करते भी हैं। एक टीन बीज चलिए एक मिनट, एक टीन बीज जितनी ज़मीन में बोते हैं उसी को एक टीन ज़मीन कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रेगर मेंडल यानी ऑस्ट्रिया का जन्म 1800 ग्रेगर मेंडल का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में 1822 में और उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो जोड़ियों में होते हैं। पोलियो जीवाणु से फैलता है और यह जन्मजात नहीं है। पूरन पोली चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाथी को उसके दांत, गैंडे को सींग और शेर मगरमच्छ सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो हाथी को उसके दांत के लिए मारा जाता है, गैंडे को उसके सींग के लिए मारा जाता है और शेर और मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मारा जाता है। सपेरा की पिटारी कांवड़ जैसे दिखती है और सांप को बांस की टोकरी में रखा जाता है और सपेरे के टिन के डिब्बे में कई रंगों की दवा रखी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दवाई के बदले सपेरे को अनाज और पैसे दिए जाते हैं, भैया इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो आपको आंसर जो देना है अपने ज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि जो एनसीईआरटी में कहा गया उसके आधार पर देना है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सांप के डंक के निशान से पता चलता है कि सांप ने ही काटा है। सांप को सपेरे अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। खट्टी चीज़ों का नाम सुनकर मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। यदि हम तीखी चीज़ें खा लेते हैं तो हम कैसे आवाज़ निकालते हैं? तो सी सी का आवाज़ निकालते हैं। भूख लगने पर सिर दर्द होता है, ध्यान रखिएगा। भूख लगती है तो सिर दर्द होता है, गुस्सा आता है, छोटे बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं और थका थका महसूस करते हैं। दस्त में नमक चीनी का घोल पिलाया जाता है। और अत्रेयपुरम गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बस थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए, 5 मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं, आम जो है, आम पापड़ बनाने के लिए चटाई और केजुरेना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी लस्सी, गुड़ और चीनी चाहिए। पहले सूती कपड़े को छलनी की इस्तेमाल करते थे। पहले सूती कपड़े को किस लिए इस्तेमाल करते थे? छलनी के लिए। जैसे कि आज चाय वगैरह छानना होता है तो अब हमारे पास तो छलनी है, लेकिन पहले सूती कपड़े से लोग आज भी करते हैं। जिनके पास छलनी खो जाती है, आपने देखा है कि कई बार छलनी हमारे किचन से खो जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आम पापड़ बनाते समय आम के रस के बराबर गुड़ व चीनी डालते हैं। हफ्ते में आम पापड़ की परत 4 सेंटीमीटर हो जाती है। अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने को एक गीले कपड़े में लपेटकर टांगते हैं। सबूत मसूर की दाल को दलने में बाद अंकुरित नहीं किया जाता है। सूखने के बाद पौधों का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। अंकुरित के लिए भीगे हुए चने को एक गीले कपड़े में रखा जाता है, जो कि हमने आपको बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भारी पत्थरों के लोहे को कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। सांझी का मतलब होता है सबका, बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आयरन की कमी से होने पर क्या खाना चाहिए? गुड़, आंवला और हरी पत्ते सब्जियां खाना चाहिए। लाखे पत्ते छोड़ दीजिए सब,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चट्टानों को उतरने को रैफलिंग कहा जाता है। चट्टानों से उतरने को क्या कहा जाता है? रैफलिंग कहा जाता है। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों व तोपों के साथ हमला करने के लिए आई थी। वह गोलकुंडा के बाहर 8 महीने तक बैठी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। कांसा का निर्माण कैसे होगा? तांबा और टिन मिलाकर। मल्लापुरम जिला कहाँ पर है? केरल में है। और अहालज बावड़ी जो है अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। आज हमारे देश में 2/3 उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ सब छोड़ दीजिए। लोनार का अर्थ क्या हो जाता है? अकेला रहने वाला। लोनर का अर्थ क्या हो जाता है? अकेला रहने वाला। टेंट लाइलॉन के कपड़े से बने होते हैं। रेबो चांगपा लोगों द्वारा टेंटों को कहा जाता है। कोई जाएगा नहीं, पूरा देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, साबरमती आश्रम कहाँ पर है? गुजरात में। वर्धा शहर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। संत चरण रज शोभिता सहज नाम की किताब नारायण भाई देसाई ने लिखी थी। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में थी स्थित है। वान गांव गुजरात में स्थित है। और पहले सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता था। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है और इसी पकी हुई सब्जियों को उधियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा ये क्लास आपकी। आप लोगों ने देखा कि 3 क्लास में हमने पूरे एनवायरनमेंट को बहुत बेहतर तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक है, यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लगी है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, शेयर वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि आपने देखा कि बहुत मेहनत पड़ी है तीनों क्लास को बनाने में। ठीक है, आप तक पहुंचाने में अच्छे से। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।